हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज के सेशन में हम जो पीजीटी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑल टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इसमें पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन पार्ट 2 में बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये उड़ीसा के एग्जाम से लिया गया है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आप इसके क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कि जो साइकोलॉजी है ना, इसमें हर स्टेट का और जो भी एग्ज़ाम है ज़्यादातर का जो पैटर्न होता है और जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आपने ये वाला क्वेश्चन पेपर कर लिया, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये वाला कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न सिलेबस सेम है। ऑलमोस्ट 100% नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। तो जो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दूसरे एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या ट्रांसलेशन ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल, इसको हम क्या कहते हैं? एक प्रोसेस बोल रहा है, उसकी डेफिनेशन दे दी है, इसको क्या कहते हैं। क्या होता है जब भी हमको कोई टच करता है या जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं तो सेंसेस जो हमारी होती है वो उस इन्फॉर्मेशन को लेती हैं और सेंसेस लेके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाती हैं, जिसको अगर हम ब्रेन में होता है तो न्यूरल इम्पल्सेस भी कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसका कन्वर्जन का, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट डज द टर्म फंक्शनल फिक्सिडनेस रेफर टू? प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फंक्शनल फिक्सिडनेस क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं। द टेंडेंसी टू फोकस ऑन अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल निग्लेक्टिंग अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन, नहीं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। द इनएबिलिटी टू सी न्यू यूज फॉर एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल पर्पस, ये करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनल फिक्सिडनेस में क्या होता है, जैसे कॉइन है, ठीक है। कॉइन का क्या यूज़ है, हम कुछ भी चीज़ मतलब कुछ खरीदने में हमको यूज़ होता है ना। इसके अलावा इसका क्या यूज़ हो सकता है? हो सकता है अगर आपका पेपर एक उड़ रहा है और आप उसमें एक कॉइन रख दें तो वो पेपर उड़ना बंद कर दे, मतलब उसका दूसरा फंक्शन भी है। पर आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कॉइन का क्या यूज़ है, ये मनी के जैसे यूज़ होता है, इसका कुछ चीज़ खरीदने में ही यूज़ है, तो आप ये वाला फंक्शन जो है वो सोच ही नहीं पाओगे, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज फंक्शनल फिक्सेडनेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, विच रूट टू परसुएशन इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस लास्टिंग चेंज प्रोवाइडेड द डेटा इज लॉजिक ड्रिवन, ठीक है। हमें ये पता है कि परसुएशन जो होता है इसके दो रूट्स होते हैं। एक कौन सा होता है, एक सेंट्रल रूट होता है और एक पेरिफेरल रूट होता है। ये दोनों तो कुछ है ही नहीं। सेंट्रल रूट क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को वो डीपली एनालाइज करता है, डीपली एनालाइज करता है लॉजिक बेस पे, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचता है और फिर परसुएट होता है। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझाते हैं आपको। क्या हुआ, जैसे सपोज आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसमें आपके चाचा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बस वो आपको अगर इतना सा बोल दे कि अरे बेटा मुझे वोट कर दो, मैं तुम्हारे घर के सामने की सड़क बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई और आपको पता भी नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, पर तभी भी आप अपना जो डिसीजन होता है वो चेंज कर लेते हो, आप बोलते हो मैं तो इनको ही वोट दूंगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरीफेरल रूट कहते हैं। अब सेंट्रल रूट क्या होता है कि वो जो पॉलिटिशियन है एक, वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो आए, उन्होंने आपको बताया कि अगर आप उनको वोट करेंगे तो वो रोड भी बनवा देंगे, वो पानी की समस्या भी ठीक कर देंगे, वो बिजली की समस्या भी ठीक कर देंगे, वो एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। और आप उनको क्या करेंगे, आप उनको डीपली एनालाइज करेंगे, उनके पुराने काम देखेंगे कि अच्छा इन्होंने ऐसा एक्चुअल में किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये इसके पहले तक इन पे कितने केसेस हो रखे हैं, ये भ्रष्टाचारी तो नहीं है। तो आपने इसका क्या कर लिया, लॉजिक के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे आपने बहुत अच्छे से उनको सोचा समझा और फिर वोट किया, तो यहाँ पे लास्टिंग चेंज होगा, ठीक है।
यहाँ पे जो था वो टेम्परेरी चेंज था, हो सकता है आप सिर्फ एक बार वोट करें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने उनको समझा और आपने उनके सारे पॉलिसीज देखे, तो आपका जो चेंज है बिहेवियर में वो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल रूट टू परसुएशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू करेंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लिए, इजी है। सिस्टेमिक स्टडी, सिस्टेमिक ही गलत है ये, सिस्टेमिक स्टडी ऑफ माइंड एंड सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी तो नहीं है भाई। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, हाँ बिहेवियर है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इन ह्यूमन एंड एनिमल, ये सही डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, द रीजन इन द टेम्पोरल लोब। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वर्निकास एरिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमको पता होना चाहिए कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में। हमारे ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन सा, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, ये 4 लोब्स होते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं एज अ रीजन इन द टेम्पोरल लोब दैट प्लेज अ रोल इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच। कोई कुछ बात कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हमारी जो समझने की, जो वो बोल रहा है उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करने की, समझने की जो क्षमता है, वो कौन सा एरिया करता है, कौन सा एरिया करता है, वर्निकास एरिया करता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्रोकाज एरिया जो होता है वो क्या करता है, ब्रोकाज एरिया हमारी स्पीच प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। जो हम कुछ बोलते हैं ना, तो जो चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। डिसोनेंस थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इज अ डैश थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है क्या, नहीं। क्रिटिकल थ्योरी भी नहीं है, वैल्यू थ्योरी भी नहीं है, कंसिस्टेंसी थ्योरी है। दिस इज अ कंसिस्टेंसी थ्योरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन एंड प्रोजेक्शन ये क्या है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सब क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। दीज आर कॉल्ड एज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रॉयड ने, उनकी जो बेटी थी एना फ्रॉयड, बाद में उन्होंने उसको एक्सटेंड किया था और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स बताए थे। डिफेंस मैकेनिज्म से भी क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शंस और हम देखते हैं। साइको सोशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कह रहा है, ये किसने दिया है कॉन्सेप्ट, ये दिया है एरिक्सन ने। ठीक है, ऐसे हमको न्यूरोटिक नीड दिया है, ये किसने दिया है, कैरन हॉर्नी ने दिया है कॉन्सेप्ट। हमें पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। साइको सेक्सुअल स्टेजेस का कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने दिया है, और डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज द एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट रेफर टू इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में एक टर्म होता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट, इसका मतलब पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है द टेंडेंसी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, नहीं। द एक्ट ऑफ सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एडवाइस लेना चॉइस बनाने के पहले, नहीं। थर्ड है द परसिस्टेंस इन इन्वेस्टिंग मोर रिसोर्सेज इनटू अ फेलिंग डिसीजन टू जस्टिफाई प्रायर इन्वेस्टमेंट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो ओनली कॉल्ड एज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट को हम अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज आपने कोई एक बिजनेस था, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, ओके। अब आपने वहाँ पे 20 लाख रुपीस लगा दिए स्टार्टिंग में। अब ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत गंदा फेल हो गया, मतलब अब इसका वापस से ग्रो करने का कोई चांस ही नहीं है, 0% चांस है। पर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, आपने 10 लाख रुपीस फिर एडिशनल लगा दिए मार्केटिंग के लिए, फिर आपने 5 लाख रुपए किसी चीज़ के लिए लगा दिए। तो आपको पता है कि जो डिसीजन आपने लिया था वो फेल कर गया है, पर उसके बाद भी आपको अपना जस्टिफाई करना है जो पुराना आपने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे 20 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था उसको आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो कि भाई मैंने जो लगाया था वो सही पैसा लगाया था, क्योंकि आपको लग रहा है कुछ अचानक से हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड एज थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। इससे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, कभी कभी फर्स्ट फोर्स पूछ लेते हैं हमसे। तो फर्स्ट फोर्स कौन सा है, साइको एनालिस्ट। ठीक है,
साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव जो है वो फर्स्ट फोर्स है। सेकेंड फोर्स जो है वो कौन सा है, वो है बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म। एंड जो थर्ड फोर्स है वो है हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में ना दो नाम बहुत फेमस हैं जो आ जाते हैं, इब्राहिम मास्लो और कार्ल रॉजर्स, ठीक है। इब्राहिम मास्लो का तुमको पता है, इन्होंने 5 नीड्स बताई थी, ठीक है, पिरामिड दिया था 5, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी। इसके अलावा अगर हम कार्ल रोजर्स को देख लें तो कार्ल रोजर्स ने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की है और इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की बात की है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो हमको ऑलरेडी इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट। एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन विच हेल्प द बॉडी टू हैंडल इमरजेंसीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम। दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये जो होते हैं कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो हमको नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। अब आप बोलेंगे नाम से कैसे पता चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि एपिनेफ्रीन को हम और क्या कहते हैं, एड्रेनलिन, और नॉर एपिनेफ्रीन को हम और क्या कहते हैं, नॉर एड्रेनलिन। तो कहाँ से सिक्रेट होंगे, एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड से ही, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then next question, a psychiatrist who explains pathological behavior as a conflict between unconscious psychological forces is using। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट है, वो क्या कर रहा है, कुछ बीमारी जो हो गई है, जो बिहेवियर है उस बीमारी की वजह से, वो क्या किस पे दोष दे रहा है, वो कह रहा है कि जो आपका अनकॉन्शियस, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसकी वजह से। अब अनकॉन्शियस की बात किसने करी है, सिगमंड फ्रॉइड ने। हमको ये पता है ना, सिगमंड फ्रॉइड ने काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालाइज किया है अनकॉन्शियस को। और सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी अप्रोच है, साइको एनालिटिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, साइको एनालिटिक, है ना। The process of restating the sender's message in one's own word to ensure understanding, इसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप मान लेते हैं काउंसलर हैं, ठीक है, तो आपने अपने जो क्लाइंट है उसकी बात क्या करी, सुनी, ठीक है, और सुनने के बाद उसको अपनी भाषा में समझ के उसको समझाया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो भी सेंडर का मैसेज है उसको अपने खुद के वर्ड्स में वापस से उसको दोहरा रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि जो मैंने समझा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे किसी ने हमको बोला, हम मान लेते हैं काउंसलर हैं, किसी ने हमको बोला कि मुझे बहुत घबराहट होती है मैं जब भी किसी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको कैसे बोल देंगे, आप अपने वर्ड में, अगर काउंसलर हैं आप, तो आप बोलते हैं कि आपको एनजाइटी होती है जब भी आप अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हैं। तो आपने सेम चीज़ को क्या कर दिया, रीस्टेट कर दिया, बताने के लिए कि आपने उसको सही समझा है कि नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पैराफ्रेजिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साइकोलॉजिस्ट यूज diverse range of sources and perspectives that seem to best fit in a particular situation। अब उन्होंने क्या किया, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी एक अप्रोच पे फोकस ना करके, ठीक है, वो एक अप्रोच पे फोकस ना करके बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देखकर उनको कंबाइन कर कर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी चीज़ सही बैठ रही है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सीबीटी पे नहीं बेस कर रहे हैं वो, सिर्फ साइको एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ जेस्टाल्ट नहीं लगा रहे, वो इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के जो भी चीज़ की वजह से दिक्कत हो रही है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्लेक्टिक पर्सपेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एज इक्लेक्टिव पर्सपेक्टिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है। देखिए ये एक न्यूरॉन हो गया आपका, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, राइट। अब यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स हैं उसके। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो इसके बीच की स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस पे जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ये और जो एक खाई तरीके की जो दिखती है उसको कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब इस
पे जो केमिकल सब्सटेंस रहता है उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जंक्शन में जो बीच में रहता है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तुम्हारा करेक्ट आंसर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हो जाएगा। ठीक है। देन द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक इज अ कॉग्निटिव बायस इन विच इंडिविजुअल। सबसे पहले हम समझते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट। मेंटल शॉर्टकट। जब भी हम कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं और बहुत लंबा पूरा एल्गोरिदम पूरा अप्रोच नहीं यूज करके जो शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक। दिया हुआ है यहाँ पे। अब ह्यूरिस्टिक बहुत अलग अलग तरीके का होता है। एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक होता है, पर यहाँ पे कौन सा दिया है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं? रिलाई ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, नहीं। एस्टिमेट द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन हाउ इजीली एग्जाम्पल्स कम टू आवर माइंड। यही इसका सही आंसर है। कैसे सही आंसर है देखते हैं कि क्या हुआ। इसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का एग्जाम्पल है कि जैसे हमको पता है कि रोड एक्सीडेंट्स जो है, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका। रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस और जो आप एरोप्लेन में एक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्लाइट क्रैश होती है या हाईजैक हो जाती है, वो कैसे होती है? वो बहुत ज़्यादा कम होती है, रेयर हमको न्यूज़ में सुनने मिलता है। ठीक है, पर जब भी फ्लाइट क्रैश होती है तो उसकी बात क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और रोड एक्सीडेंट्स क्योंकि आए दिन हमको सुनने मिल रहे हैं तो उसकी बात कम होती है। तो क्या हो रहा है, अगर आप जब भी फ्लाइट में सफ़र करने जाओगे तो अचानक से आपको डर लगेगा कि क्रैश ना हो जाए। क्यों? इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसके बाद भी आपको लगेगा क्यों? क्योंकि न्यूज़ वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा सुनने मिलता है। जब भी आती है ये न्यूज़ तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, बहुत बिग न्यूज़ हो जाती है। रोड एक्सीडेंट्स जो है वो नॉर्मल कंसिडर करने लगे हम, इतने ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आया, हम उसको ही बिलीव करने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द डैश पर्सपेक्टिव इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द इफेक्ट पीपल हैव ऑन वन अनदर ईदर इंडिविजुअली और इन अ लार्जर ग्रुप। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी अगेन, कि क्या जब हम इफेक्ट लोगों का एक दूसरे पे कैसे होता है, हम या तो फिर इंडिविजुअली या किसी लार्ज ग्रुप को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट हो रहा है, इन सब की जो स्टडी होती है उसको क्या कहेंगे? बिहेवियरल तो होगा नहीं, ये बनी बात है। बायो साइकोलॉजिकल भी नहीं होगा, बायोलॉजिकल तो होगा ही नहीं, इसमें जीन्स हेरिडिटी की बात आ जाएगी, टेम्परामेंट की बात आ जाएगी। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सोशियो कल्चरल। ये ऐसे क्वेश्चंस ना एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत इजीली कर सकते हो आप, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन नहीं होंगे इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ जेनेटिकली बेस्ड फेटल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ जर्की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट। एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो जाता है? जर्की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होते हैं। क्या कहते हैं इसको? हंटिंगटन्स डिजीज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हंटिंगटन्स डिजीज। पीकेयू जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, वो नहीं बन पाता है बॉडी में, उस वजह से हो जाता है माइटोसिस तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। जबरदस्ती का ऑप्शन डाल दिया है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम जो होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसको हम कॉर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हंटिंगटन्स डिजीज सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acronyms can be used to remember the big five personality trait? बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करते हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम कैसे याद करते हैं? ओशियन से। ठीक है, ओशियन इसका एक्रोनिम है। ओ से क्या होता है? ओपननेस। ठीक है, सी से क्या होता है? कॉन्शियसनेस। देन ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से अग्रीएबलनेस और एन से न्यूरोटिसिज्म। ये जो पांच है, ये बिग फाइव फैक्टर पर्सनालिटी जो है उसके पांच फैक्टर्स हैं। ठीक है।
Then question number 19, a researcher interested in studying both cohort effect. Cohort effect का मतलब जो ग्रुप का इफेक्ट है वो, ठीक है, और एज रिलेटेड चेंजेस मतलब लंबा लॉन्गिट्यूडनल। अब इनको ग्रुप रिलेटेड और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी दोनों करनी है। इसमें सेवरल ओवरलैपिंग एज ग्रुप्स हैं और उनको ओवर टाइम फॉलो करना है, तो कौन सी डिज़ाइन यूज़ होगी? तो यहाँ पे एक तरीके से क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, जो किस में यूज़ होता है? सीक्वेंशियल डिज़ाइन में। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक रिसर्च इज फॉर गेनिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, दो टाइप की रिसर्च होती है, हमको पता है। एक होती है बेसिक रिसर्च, एक होती है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने खुद बताया क्यों यूज़ होती है, साइंटिफिक नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ नया डिस्कवर करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। वहीं जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना, वो क्यों होती है कि जैसे एग्जाम्पल अगर दे तो हमारे स्कूल जो है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकेडमिक स्कोर जो है बच्चों का वो काफ़ी लो हो रहा है, तो हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, स्कोर जो है वो लो क्यों जा रहा है। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर टू कंप्लीट अ पजल इफ देयर इज़ अ रेफरेंस पिक्चर एज अ गाइड। ये हमको क्या बता रहा है? क्या एरियल पर्सपेक्टिव बता रहा है? नहीं, एरियल पर्सपेक्टिव तो किस में होता है? मोनोक्यूलर क्यू में होता है, वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बॉटम अप प्रोसेसिंग हो सकता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो सकता है, मोशन पैरालिक्स हो ही नहीं सकता। समझते हैं हम क्या होता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग। फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। प्रोसेसिंग जो होती है ना, हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं वो दो तरीके में करते हैं। एक होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग और एक होती है टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होती है कि आपने कोई भी स्टिमुलस देखा और स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन जो है आपके पास कुछ नहीं थी, बस आपने देखा और देखकर रिएक्ट किया, दिस इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। टॉप डाउन में क्या होता है कि आपके पास आपकी पुरानी मेमोरी है, आपके पुराने एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, आपके पुराने कुछ कंसेप्शंस है दिमाग में। अब उन सारे चीज़ों के बेसिस पे किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं इट इज़ ईजी टू कंप्लीट अ पजल इफ देयर इज अ रेफरेंस पिक्चर, कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीज़ ऐसी हो जो इस गाइड के जैसे काम करे, तो वो हमको क्या बता रहा है? तो अब आपको बताना है दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ओके। हमने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एज इन्फेंट्स डेवलप एंड मैच्योर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस टिपिकली। रिफ्लेक्स क्या होता है? जो भी एक इनवॉलेंटरी चीज़ होती है, जैसे हम जो बेबी होता है उसके अगर गाल में टच करते हैं, उसके चीक में टच करते हैं, तो वो मुंह जो है अपना खोल लेता है, उसको लगता है फीडिंग होने वाली है। ये एक तरीके का रिफ्लेक्स है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो ये जो होते हैं, जब बच्चे जो इन्फेंट जो नवजात शिशु होते हैं वो जब डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो रिफ्लेक्सेस के साथ क्या हो जाता है? कह रहे हैं ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और परसिस्टेंट, ज़्यादा ज़्यादा दिखने लगते हैं, ज़्यादा परसिस्टेंट हो जाते हैं क्या? नहीं, डिसअपियर और बिकम इंटीग्रेटेड इनटू वॉलंटरी मूवमेंट। ये बात बिल्कुल सही है, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट में तब्दील हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, पीपल हु आर हाई इन कॉन्शियसनेस में। अब कॉन्शियसनेस जो ये टर्म है कहाँ से आया है? बिग फाइव फैक्टर से आया है। अभी हमने बात की थी इसकी बिग फाइव फैक्टर की, यहाँ पे ही बात की थी, ये है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जिनका ये हाई होता है वो क्या करते हैं? ऑप्शन वन है फेल टू कंप्लीट नेसेसरी और असाइन टास्क। नहीं, ये तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, दीज पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इनको एक सेट शेड्यूल चाहिए अपनी चीज़ें करने के लिए। जैसे अगर मैं सुबह 7 बजे उठ रही हूँ और मेरा ये हाई है, तो मैं प्रेफर करूँगी रोज़ 7 बजे उठ के अपना शेड्यूल जो भी है प्रॉपर फॉलो करना और डिसिप्लिन में रहना। तो डिसलाइक स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, नहीं, इनको तो पसंद होता है। एंजॉय हैविंग अ सेट शेड्यूल, ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ सोशल
कॉग्निटिव, एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, ये चीज़ तो ठीक है ना। हम क्या, हमारा सोशल बिहेवियर, हम सामाजिक तौर पर कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ जो है इसको बहुत सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारा सोशल, हमारे समाज में है कौन लोग, कॉग्निटिव हमारा मेमोरी, हमारा परसेप्शन लोगों को लेके कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, और हमारी हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, जेनेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों पे से इफेक्ट पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, तो ये तो सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमसे नॉट ट्रू पूछा है। फिर कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल बिहेवियर। हाँ, साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट तो यूज़ करते हैं ना, स्टडी करने के लिए फील्ड एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं सोशल बिहेवियर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो ये बात भी ठीक है। सोशल बिहेवियर्स एंड सोशल थॉट्स आर टू साइड ऑफ द कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं और हमारा थॉट, हमारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं सोशली, ये सब, ये भी ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर डू नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऐसा तो नहीं है ना। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सोशल बिहेवियर कैसा कर रहे हैं उस चीज़ में। कैसे? क्योंकि हमारे जो भी जीन्स हैं, हमारा जो भी हेरिडिटी से लिया है, हमारा टेम्परामेंट जो है, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है, हमारे हार्मोन्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल तो प्ले करेंगे ही, और यही बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है नॉट ट्रू, मतलब क्या चीज़ सही नहीं है उसमें सही आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 25, बाइनोक्यूलर क्यू रिजल्टिंग फ्रॉम मूवमेंट ऑफ आई मसल इन ऑर्डर टू सी क्लोज ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? जब भी हमें कोई पास का चीज़ देखनी है उसमें क्या होता है, एक आँख हमारी ये है, एक आँख हमारी ये है, और यहाँ कहीं पे है तो हम ऐसे फोकस करते हैं, है ना। इस चीज़ को, ये जो दोनों आँख का फोकस हो रहा है ना किसी पास के ऑब्जेक्ट में, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस। ये बाइनोक्यूलर क्यू है। क्यूज को भी एक बार हम देख लेते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर क्यू और एक होता है बाइनोक्यूलर क्यू। ठीक है। जब भी हम 3D में परसेप्शन करते हैं, या डेप्थ परसेप्शन जिसको हम कहते हैं करते हैं, 3D परसेप्शन होता है ये करने के लिए दो तरीके की टेक्निक्स हम जो है वो यूज़ करते हैं। बाइनोक्यूलर क्यू वो होता है जो हम एक आँख से देख सकते हैं, जैसे हम लीनियर पर्सपेक्टिव हमारा रहता है, एरियल पर्सपेक्टिव रहता है, टेक्सचर ग्रेडियंट रहता है। ठीक है, हम देखते हैं ना कई बार ऐसा होता है कि जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे की पटरी है, वो पैरेलल ही चल रही है पर हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे जॉइन कर रही है, जैसे लीनियर पर्सपेक्टिव हो जाता है। ऐसे ही बाइनोक्यूलर क्यू वो चीज़ होती है जो हमको दोनों आँख से ही विजिबल होती है, जैसे हो जाता है एक रेटिनल डिस्पैरिटी, ऐसे ही एक हो जाता है कन्वर्जेंस, जो कि हमारा सही आंसर था ऑप्शन में। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होता है कि जैसे आपने एक आँख से, ये आपकी दोनों आँखें, आपने इस आँख को बंद किया और अपनी दोनों आँखों के बीच में एक उँगली रखी, ठीक है? अपने माथे के सामने आपने एक उँगली रखी और सिर्फ़ इस आँख से देखा और ये आँख जो है उसको ढक लिया, तो आपको इसकी पोज़ीशन जो है ना थोड़ी इस साइड दिखेगी, इधर, ठीक है? ऐसे ही जब आपने ये वाली आँख बंद करी और ये वाली खुली रखी, तब आपको पोज़ीशन उसकी इधर दिखेगी, और आप दोनों आँख से देखेंगे तो आपको कहीं सेंटर में दिखेगा। इसी को हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एल्पोर्ट बिलीव दैट ट्रेड्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल। एल्पोर्ट ने ये बोला कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो 3 लेवल में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा लेवल था? इड ईगो सुपर ईगो तो किसका है? सिगमंड फ्रॉइड का है, तो ये तो होगा नहीं। प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब प्रिवेंशन के टाइप्स हैं, तो ये भी नहीं होंगे। कॉग्निटिव इमोशनल फिजियोलॉजिकल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कार्डिनल सेंट्रल सेकेंडरी ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। समझते हैं हम। एल्पोर्ट ने ना, यहाँ देख लेते हैं हम, एल्बर्ट ने 3 ट्रेड्स बताए थे, ठीक है, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी। कार्डिनल ट्रेड्स जो होते हैं ना, कि ऐसे व्यवहार हमारे होते हैं, ऐसा पर्सनालिटी टाइप होती है जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को इस पर्टिकुलर ट्रेड के बेसिस पे हम एसेस कर सकते हैं। जैसे हम गांधी जी की अगर बात करते हैं, तो गांधी जी का पूरा जीवन अगर किसी एक सिद्धांत पे बीता हो तो क्या है वो? अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो वो जो एक ट्रेड जो किसी एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी हमें बता सकता है उसको हम कार्डिनल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है सेकेंड ट्रेड हमारा? यहाँ पे है सेंट्रल ट्रेड। सेंट्रल ट्रेड वो है जो हमें तीन चार ऐसे
मेन ट्रेट्स का अमालगेशन साथ में मिल जाते हैं। जैसे कोई एक इंसान है, वो ऑनेस्ट है, वो लॉयल है, ठीक है, वो जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। ये सारे जो ट्रेट्स हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है ऐसे, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल ट्रेट। फिर आता है सेकेंडरी ट्रेट, जो कि सेकेंडरी ही होते हैं नेचर में। जैसे हमको मैंगो पसंद है, ठीक है, हमको सुबह उठना पसंद है, ये ऐसे करके जो चीज़ें हैं ना, जो नॉर्मल चीज़ें जो बहुत सारे लोगों में कॉमन हो सकती हैं, उसको हम सेकेंडरी ट्रेट्स बोलते हैं। ये हमको एल्पॉर्ट ने बताया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एपिजेनेटिक इन गिलबर्ट गॉटलिब्स थ्योरी रेफर टू। कह रहे हैं एपिजेनेटिक का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन बिहेवियर? नहीं। प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन? नहीं, म्यूटेशन की तो बात ही नहीं की है। द इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? ये सही है। एपिजेनेटिक का मतलब होता है जीन्स हमारे और हमारी इन्वायरमेंट दोनों साथ में मिलके हमारी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हमारी डेवलपमेंट की जितनी स्टेजेस होती हैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसी को हम क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक, ठीक है। चलिए पार्ट 1 हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।